हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक की, क्योंकि इनके शेयर में आज लगभग 8% की गिरावट देखी गई है। तो अगर हम इसके पीछे के कारणों की बात करें, तो पहला कारण तो ऑब्वियसली इनके जो थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे सैटरडे को, वो उम्मीद से काफी खराब थे। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, जिसकी वजह से आज इनके शेयर में दबाव देखा गया है। और दूसरा कारण ये है कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, उन्होंने यस बैंक के जो 2020 में इन्होंने 81 बॉन्ड को राइट ऑफ किया था, उसके ऊपर स्टे लगा दिया है। और इसकी वजह से भी आज इनके शेयर में अच्छी खासी गिरावट आई है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई यहां से आगे यस बैंक के लिए क्या हो सकता है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें और ये बात करें कि भाई ये 81 बॉन्ड होते क्या है और बैंक आखिरकार इनको इशू क्यों करते हैं, हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपने बेसल 3 नॉर्म्स के बारे में सुना हो, जो कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 2010 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। बहुत ही आसान भाषा में ये इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस होते हैं, जो कि बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के द्वारा इशू किए जाते हैं। और इनका मेन पर्पस ये होता है कि बैंक्स जो है दुनिया भर के हैं वो सेफ रहें। तो इनके हिसाब से जो कोई भी बैंक को जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो होती है, यानी कि जो उनकी टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल होती है, वो रिस्क वेटेड असेट के मुकाबले में कम से कम 8% होनी चाहिए। लेकिन हमारा आरबीआई कहता है कि भाई अगर कोई स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, उनको मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 9% की मेंटेन करनी पड़ेगी और पब्लिक सेक्टर बैंक को 12% की। इसके ऊपर वो बोलते हैं कि भाई कैपिटल कंजर्वेशन बफर होना चाहिए 2.5% का, यानी कि लगभग 11.5% जो स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, उनको कैपिटल एडिक्वेसी रेशो मेंटेन करनी होती है। तो जैसे मैंने बताया, टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल से बनती है। तो टीयर 1 कैपिटल में जैसे आपके जो इक्विटी कैपिटल होती है बैंक की, वो आती है। लेकिन कभी कभी रिस्क वेटेड असेट के मुकाबले में जब इक्विटी कैपिटल बैंक की कम होने लगती है, तो ऐसे में वो 81 बॉन्ड, या जिसको कि एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड बोला जाता है, वो इशू करते हैं। इसको भी टीयर 1 कैपिटल माना जाता है और इससे ओवरऑल जो उनकी मिनिमम 9% मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो जाती है। तो इसलिए बैंक इसको इशू करते हैं। तो ये 81 बॉन्ड होते क्या है? ये एक परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसकी की कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती। यानी कि जो भी इन्वेस्टर है, 81 बॉन्ड अगर वो खरीदेगा, उसको एक इंटरेस्ट मिलेगा फिक्स्ड रेट पे। और ये इंटरेस्ट जो है वो दूसरे जो डेट प्रोडक्ट है उसके मुकाबले में ज्यादा होता है, ऑब्वियसली क्योंकि कोई मेच्योरिटी डेट नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी एफडी में पैसा डालोगे, आप कभी भी उसको निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती। लेकिन जो भी इशूअर होता है इसका, वो एक सर्टेन पीरियड के बाद, लगभग 5 से 10 साल के बाद, अपने आप इनको रिडीम कर देता है। जब उसको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वो इसको रिडीम कर देता है। लेकिन इन प्रिंसिपल इसकी कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती, यानी कि अगर इन्वेस्टर चाहे कि भैया मुझे पैसा वापस चाहिए, तो उसको नहीं मिलेगा। लेकिन इसके ऊपर इंटरेस्ट काफी अच्छा मिलता है, 9 से 9.5% आराम से इंटरेस्ट मिल जाता है। तो इसलिए इन्वेस्टर कई बार इसमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इनको बहुत ही ज्यादा हाई रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन समझा जाता है। और अगर कोई इंस्टीट्यूट फेल हो जाए, यानी कि बैंक फेल हो जाए, तो वो इसके ऊपर या तो इंटरेस्ट पे करना बंद कर सकता है कि 1 साल में कोई भी इंटरेस्ट ना दे। या बहुत ही ज्यादा सिचुएशन खराब हो तो वो इसको अपनी बुक से राइट ऑफ भी कर सकता है कि भाई ये लाइबिलिटी खत्म, अब आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा। और अगर जो इसके इन्वेस्टर है, उनको कभी बीच में पैसे की जरूरत हो जाए और बैंक भी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अभी वो पैसा वापस नहीं करना चाहते, तो ये नॉर्मली ट्रेड स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होती है, तो वहां पे वो इनको सेकेंडरी मार्केट में सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर बैंक फेल हो जाए तो ये कंप्लीटली राइट ऑफ हो जाती है, उसके बाद कोई भी पैसा इन्वेस्टर को नहीं मिलता। और अब अगर बात की जाए कि भाई यस बैंक के केस में स्पेसिफिकली क्या हुआ था, तो जो ये 81 बॉन्ड्स हैं, ये आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। तो आरबीआई को अगर लगता है कि किसी बैंक को मदद चाहिए, वो कोलैप्स होने वाला है, तो वो सिंपली इन जो 81 बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग होते हैं, बिना इन्वेस्टर की कंसल्टिंग के इनको राइट ऑफ कर सकते हैं। और बेसल नॉर्म्स के हिसाब से भी अगर किसी बैंक की मिनिमम जो टीयर 1 कैपिटल है वो 6% के नीचे चली जाती है, तो इन बॉन्ड्स को राइट ऑफ किया जा सकता है। तो ऑब्वियसली इसके रूल है और ये इन्वेस्टर को पता होते हैं, तभी वो इन हाई रिस्की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है।
तो यस बैंक जब कोलैप्स होने वाला था, क्योंकि आपको याद होगा मार्च 2020 में फ्रॉड और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के चलते बहुत सारी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो गई थी यस बैंक में। इसके बाद इनको कोलैप्स होने से बचाने के लिए आरबीआई ने 5 मार्च 2020 को एक मॉरेटोरियम लगाया था, यानी कि इनकी एक्टिविटी को टेम्पररी स्टॉप कर दिया था। और इसकी जो फाइनल स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन है वो बैंक ने 13 मार्च को इशू करी थी। और 14 मार्च को, यानी कि जब इसकी फाइनल स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इशू की जा चुकी थी, तब जो एडमिनिस्ट्रेटर थे आरबीआई के द्वारा अपॉइंट किए गए थे यस बैंक को लेकर के, उन्होंने जो 8,414 करोड़ के 81 बॉन्ड आउटस्टैंडिंग थे, स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया था कि भाई ये हम राइट ऑफ कर रहे हैं, इनके जो भी इन्वेस्टर है उनको एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तो ये रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के अंतर्गत इनको राइट ऑफ किया गया था। हालांकि इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इक्विटी जो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो यस बैंक का शेयर है, वो सबसे ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि वो कोई मतलब सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट नहीं होती। लेकिन इस केस में उसको राइट ऑफ नहीं किया गया था, उसमें सिर्फ 75% जो भी आपके आउटस्टैंडिंग शेयर थे उनको 3 साल के लिए लॉक इन कर दिया गया था। तो 81 जो बॉन्ड्स हैं उनको इक्विटी शेयर से भी ज्यादा टफ ट्रीटमेंट दी गई थी और इनको कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिया गया था बुक से। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने, जब इसके जो बॉन्ड होल्डर थे उन्होंने केस किया कि भाई ये गलत किया गया है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जनवरी 20 को उसके ऊपर फाइनल फैसला दिया है और ये बोला है कि जो इन्होंने 8,414 415 जो भी करोड़ के एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड थे, इनको जो राइट ऑफ किया था ये गलत है, इसके ऊपर ये स्टे लगा रहे हैं। यानी कि ये पैसा इनको इन्वेस्टर को वापस लौटाना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने 6 वीक का टाइम दिया है यस बैंक को, इस बीच में यस बैंक चाहे तो इसको लेकर के अपील कर सकता है। और अब अगर बात की जाए कि भाई इन्वेस्टर कंप्लेन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो भी किया गया है, यानी कि जो राइट ऑफ किया गया है, वो तो प्रोसेस या नॉर्म्स के हिसाब से किया गया है। तो 81 जो बॉन्ड होल्डर है उनका कहना है कि उनके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि इसके पीछे के इन्होंने 3 कारण दिए हैं। और इसमें खास करके काफी सारे ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि रिटायरीज हैं और उनके लिए ये अमाउंट बहुत बड़ा था, और इसमें मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होता है वो 1 करोड़ रुपए होता है ज्यादातर। तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े अमाउंट इसमें इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो बॉन्ड होल्डर का कहना है कि भाई एक तो जब यस बैंक के एग्जीक्यूटिव ने ये प्रोडक्ट उनको बेचा था इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उन्होंने मिस रिप्रेजेंट किया था, क्योंकि इनको एक सुपर एफडी की तरह बेचा गया था कि भाई ये एफडी की तरह बिल्कुल सेफ है और इसमें आपको हायर रिटर्न मिलेंगी। उसके अलावा उन्होंने 9 से 9.5% की रिटर्न इसमें ऑफर करी थी, और इस चक्कर में उन्होंने 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट इसमें कर दी थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि भाई जो इस बॉन्ड के साथ हाई रिस्क एसोसिएटेड थे, ये इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किए थे जो यस बैंक के एग्जीक्यूटिव हैं। और खास करके ये बात उन्होंने नहीं बताई थी कि अगर यस बैंक फेल हो जाता है तो ये कंप्लीटली राइट ऑफ हो जाएंगे और उनको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो इस वजह से बॉन्ड होल्डर ने उनके ऊपर केस किया था। तो इसके ऊपर सितंबर 2022 में सेबी ने, जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उन्होंने इसकी जांच करी थी और पाया था कि भाई सबसे पहले तो बैंक ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ मिल करके इंडिविजुअल इन्वेस्टर को ये बेचे थे। और दूसरा, जब ये बेचे गए थे तो रिस्क जो भी इन्वॉल्व है वो इंडिविजुअल जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको बताए नहीं गए थे। और उन्होंने ये भी माना कि इसको एक सुपर एफडी और सेफ एफडी की तरह बेचा गया था इन्वेस्टर को, कि भाई ये एफडी की तरह सेफ है और इसमें रिटर्न भी ज्यादा मिलती है। और इसके अलावा जो यस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनका भी रोल पाया गया था कि उन्होंने अपनी वेल्थ मैनेजमेंट टीम को पुश किया था कि भाई ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर को बेचो। तो सेबी ने ये पाया था, जिसकी वजह से उन्होंने जो यस बैंक के फाउंडर थे राणा कपूर, उनके ऊपर 2 करोड़ रुपए का फाइन भी लगाया था। तो सेबी की जांच के हिसाब से ऑलरेडी फाइन लगाया जा चुका है। तो ये वजह नहीं है जिसकी वजह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगाया है। तो फिर अगर बात की जाए कि भाई बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनके ऊपर स्टे क्यों लगाया है और यहां से यस बैंक के लिए नेक्स्ट क्या हो सकता है, तो कोर्ट ने जब 20 जनवरी को अपना डिसीजन दिया है, उसमें यह बताया है कि भाई जो रिकंस्ट्रक्शन स्कीम थी जिसके अंतर्गत इन 81 बॉन्ड्स को राइट ऑफ किया गया था, उसकी जो फाइनल स्कीम सैंक्शन की गई थी गवर्नमेंट में, उसमें इन 81 बॉन्ड का राइट ऑफ का मेंशन नहीं किया गया था। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है कोर्ट के हिसाब से, उन्होंने अपनी जो अथॉरिटी को मिसयूज करते हुए इन बॉन्ड्स को राइट ऑफ किया है। तो उन्होंने ये बोला है कोर्ट ने कि फाइनल स्कीम ने
ऑथोराइज नहीं किया था कि भाई 81 बॉन्ड्स को राइट ऑफ किया जाए, तो उन्होंने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड किया है। तो उनके हिसाब से भाई जब 13 मार्च को एक स्कीम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन बन गई थी और ऐसा नहीं था कि यस बैंक को लिक्विडेट किया जा रहा था, उसकी सारी एसेट्स बेची जा रही थी, तो ऐसे में जब इक्विटी शेयर होल्डर को भी 3 साल तक लॉक इन करके उनका पैसा वापस किया जा रहा है, तो ये 81 बॉन्ड्स को राइट ऑफ क्यों किया गया? तो कोर्ट ने ये दलील दी है। तो वो रीजन नहीं है कि उनको गलत ढंग से बेचे गए थे, उसके चक्कर में तो सेबी ऑलरेडी फाइन लगा चुका है। तो मेन रीजन ये है कि इन्होंने, जो इसके एडमिनिस्ट्रेटर थे आरबीआई के द्वारा अपॉइंट किए गए थे, उन्होंने अपनी पावर को, जितनी पावर उनके पास थी उससे ज्यादा यूज करते हुए इन बॉन्ड्स को राइट ऑफ किया था। तो हालांकि 21 जनवरी को यस बैंक ने बोला है कि भाई वो इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो जो 81 के बॉन्ड के इन्वेस्टर हैं, उनकी जो अभी लड़ाई है वो लंबी जारी रहेगी। और बेस्ट केस सिनारियो उनके लिए ये हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट उनके फेवर में ऑर्डर दे, तो भी शायद पैसा तो वापस नहीं मिलेगा। ये 8,400 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होगा, क्योंकि 52 करोड़ का तो उनको एक क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है। लेकिन हो सकता है कि इसके बदले में वो नए शेयर इशू कर दिए जाएं यस बैंक के। और अगर वो हो जाता है तो यस बैंक के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो डाइल्यूट हो जाएगी, तो शेयर और नीचे गिर सकता है। तो ओवरऑल यस बैंक के शेयर होल्डर के लिए काफी खराब न्यूज है, और बॉन्ड होल्डर के लिए भी कोई खास अच्छी न्यूज नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।